हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। संध्या की इस बेला में आपका स्वागत करते हैं और आज हम अपने प्रॉमिस के हिसाब से सेट नंबर 59 में पहुंच चुके हैं। और एक भी डिस्कशन मैंने पिछला भी डिलीट नहीं किया है, लेकिन अभी से एग्जाम तक मैं एक नए स्ट्रेटेजी के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपको कठिन लगे वैसा प्रश्न लेकर आऊंगा, लॉलीपॉप लेकर नहीं आऊंगा। तो सर आइए बढ़ते हैं हम लोग बिना बकवास किए हुए सीधा प्रश्न की ओर। ये बंदूक वाला जो क्वेश्चन है सर, ये बंदूक वाला क्वेश्चन आ रहा है खूब। कुछ चीजों की सावधानी लेकिन बरतनी होगी। ये वैसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भी लड़का साइंस में देखता है उसको वो छोड़ देता है या नहीं तो बिगेस्ट मिस्टेक करता है। सर बंदूक वाले क्वेश्चंस में करना क्या है कि अगर ये गन है और इसका मास ऑफ द गन को mg लिखते हैं और वेलोसिटी ऑफ द गन को vg लिखते हैं और ये बुलेट है आपका, तो यहां पर मास ऑफ द बुलेट mb लिखते हैं और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को vb लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सर मास ऑफ द गन को mg और वेलोसिटी ऑफ द गन को vg लिखते हैं और मास ऑफ द बुलेट को mb, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को vb लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है सर। आपको यह पता होगा कि गोली इधर की ओर जाएगी और बंदूक इधर की ओर जाएगा। गोली इधर जाएगी, बंदूक इधर जाएगा। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से mg vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb। फॉर्मूला होता है mg vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb। अब सर सवाल ये उठता है कि मास ऑफ द गन ये 4 पैरामीटर्स हैं, इसमें से 3 पैरामीटर्स दिया हुआ होगा, चौथा मांग लेगा। ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इसमें से 3 पैरामीटर दिया हुआ रहेगा, चौथा मांग लेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो सर आपको सबसे पहला काम यह करना होगा कि सारे को एक यूनिट में लाना होगा, लेकिन इसमें भी आप फंस जाइएगा। कहां फंसिएगा कि सबसे पहले तो m आपको देख लीजिए कि m मास ऑफ द गन, एकदम आराम से सर नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। मास ऑफ द गन आपको दे दिया 3 kg का एक पिस्तौल, 3 kg 180 मीटर पर सेकंड के वेग से, पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली 180 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली, मास ऑफ द बुलेट हो गया 40 ग्राम। तब कर क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल के प्रतिघाती वेग की गणना करें, यानी वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू व्हाट। अब ये डेटा तो आपको मिल जाता है, लेकिन इस डेटा में कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी सर, इसका ध्यान शायद आपको नहीं रह पाता है। ये 3 kg है और आप गौर से देखो ये 40 ग्राम है और ये 180 मीटर पर सेकंड है और आंसर मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करो सर, ये 3 kg को आप ग्राम में बदल लो, 3000 ग्राम। अब ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो दोनों साइड है इसलिए ग्राम ग्राम कट जाएगा और वेलोसिटी को 180 मीटर पर सेकंड में रहने दो, तो आपका जो वेलोसिटी निकल कर आएगा वो 180 मीटर पर सेकंड आएगा। देखो कैसे, मास ऑफ द गन हो गया 3000 इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, 3000 ग्राम है और ये है आपका माइनस ऑफ 40 ग्राम इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे दिया है 40 ग्राम और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है यहां गौर फरमाइएगा, ये जो है ना आपका सर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 180, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे दिया है 180। अब इसको काट खोट कीजिएगा तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहां से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ द गन के लिए जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.4 विथ माइनस मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, हाँ सर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप सॉल्व हो जाएगा ना सर, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो खाली ध्यान ये रखना है सर कि इस साइड वाला अगर ग्राम में रहेगा तो ये भी ग्राम में होना चाहिए और ये अगर मीटर पर सेकंड में पुट किए तो ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा।
क्योंकि मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कीजिएगा फिर मीटर पर सेकंड में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक यूनिट में रखना है इसको, ध्यान दीजिए, हम फिर से बताते हैं, द्रव्यमान को एक यूनिट में रखना है। कोई भी यूनिट अगर आप रखते हैं सर, तो द्रव्यमान को आप एक यूनिट में रखिए। ये द्रव्यमान है, ये अगर ग्राम में रखे हैं तो ये जो द्रव्यमान है इसको भी आप ग्राम में रखिए। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको पता है, तो वेलोसिटी ऑफ द गन आपको निकाल लेना है। ये फॉर्मूला रखिए और यू विल गेट द आंसर। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? सी हो जाएगा विथ माइनस। क्यों होगा माइनस? क्योंकि गन पीछे आता है। माइनस साइन ये बताता है कि गन किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब देखिए सर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में थोड़ा सा मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर आप पढ़ते होंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये आपको वैसे डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना चाहिए। अब क्या किया, पहले यही पूछता था 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आप कहिएगा ये कैसे आया, तो एकदम आसानी से किलो के जगह पर 1000 लिए, वाट की जगह पर जूल बटे सेकंड, आवर की जगह 3600 सेकंड। लेकिन इतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट जो अभी के ट्रेंड का वैल्यू क्वेश्चन बन रहा है उस पर आते हैं सर। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। तो जब 2 किलोवाट आवर कह देगा, 2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कह देगा, तो 2 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। अगर 2 किलोवाट आवर कह देगा तो 2 गुना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। 3 किलोवाट आवर या मान लो 0.5 किलोवाट आवर कह देगा, तो 0.5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3.6 गुना 10⁻6 जूल। गुना भाग कर देंगे आंसर। तो सर मेनली ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना होगा इसको। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये वैल्यू अक्सर आपको याद भी होगा और अक्सर पहले पूछता भी था। अब लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको सर टेंशन लेना पड़ेगा। वो टेंशन आपको यहां से लेना होगा। अगर 5.1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, हमको सर 5.6 किलोवाट आवर दे दिया है, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 3.6 गुना 10⁻6 जूल। एकदम सिंपली गुना कर देना है, एकदम सिंपल, इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, ए की बी की सी की डी। क्या आ रहा है आंसर सर? ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का ही सवाल हम सर लाते हैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके पास होंगे सर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फेक क्वेश्चंस नहीं बनाने। हम अभी सर जो प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं, उस सेट का सर नाम ही है प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर। द नेक्स्ट 4.2 किलोवाट आवर। सर आपको फिर से ये क्वेश्चन तो आप खुद से अब बना दोगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सर मेरा मोटो ये है, थोड़ा हम कम सिखाएंगे, लेकिन जितना सिखाएंगे 100% क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं गो 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 करके, मतलब ऐसा कर दें कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो भी इधर से उधर भाग जाए। अगर हम सर 1 किलोवाट आवर इतना होता है, तो 4.2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4.2 इंटू 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको गुना भाग कर लीजिए और देखिए सर कितना आता है आंसर। ए की बी की सी की डी। देखिए बहुत सारे बच्चों का बी आ रहा है, इसका मतलब यही होगा। देखो बी आ रहा है क्या आंसर? आंसर देखिए सर क्या आ रहा है, बी फॉर बॉल आ रहा है क्या? बी फॉर बॉल 15.12 इंटू 10⁻6 जूल इज द आंसर। द नेक्स्ट अगला, यहां पर सर थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। हम आपको थोड़ा सा ये सलाह इसलिए दे रहे हैं, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें, सापेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व। आप सर कहिएगा मामला सर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हम जानते हैं, बट्टा पानी का घनत्व। पर मामला इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सापेक्षिक घनत्व को ही हम आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं। ये अगर आप जानते होंगे, इतने भी बहुत दिन से चूंकि आप पढ़ रहे हैं सर, तो ये आप जानते होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं सर प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस सेटिंग में, अगला सेटिंग में, अगला सेटिंग में। तो सर इसीलिए हम प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करते हैं।
अब देखिए सापेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो सर आपको यह ध्यान में रखना है, हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन करवाए थे, फिर हम दूसरे टाइप से, अगर आप इसी को देखिएगा सेम क्वेश्चन हम करवाए हैं, लेकिन आपके लिए रिवीजन जरूरी है, अभी एग्जाम का टाइम है सर, हर चीज को रिवाइज करना जरूरी है जो बहुत ज्यादा पूछ रहा है। पदार्थ ऊपर में होगा, पानी नीचे होगा, पहले बड़ा होगा बाद में छोटा होगा, पहले बड़ा होगा बाद में छोटा होगा, पहले बड़ा होगा बाद में छोटा होगा। बड़ा यानी पदार्थ, छोटा यानी पानी। देखो इसका स्पेलिंग बड़ा है, इसका स्पेलिंग छोटा है, तो यहां पर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो। सापेक्षिक घनत्व डैश के बराबर है, तो सापेक्षिक घनत्व किसके बराबर है? तो सर नीचे में पानी होगा ना, तो देखिए तो नीचे में पानी है नहीं है, पदार्थ है, नीचे में पूर्ण पदार्थ है, नीचे में तेल का घनत्व है, नीचे में पानी का घनत्व है, तो ये आंसर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, सी फॉर कैट इज द आंसर। हड़बड़ा के नहीं मारिएगा सर, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। यहां पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व दिया, लड़का खट से एकरा मार के निकल जाएगा, लेकिन मामला हो जाएगा गड़बड़। तो आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट। इसी पर आधारित सर क्वेश्चन भी पूछा है, इसी पर आधारित कहता है चांदी का घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व इतना है, 10⁻³ होगा यहाँ केजी पर मीटर क्यूब, और पानी का घनत्व 10⁻³ होगा यहाँ केजी पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? 10⁻³ है, पावर में 3 है, तो सर आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला की होता है, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला की होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ बोले तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व कितना दिया हुआ? 10.8 इंटू 10⁻3। अब बट्टा पानी का घनत्व कितना दिया हुआ? 10⁻3। ई कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10.8। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, कहीं कोई झोल नहीं है। आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा? 10.8 में भी झोल है, 10.8 केजी पर मीटर दे दिया है, 10.8 केजी मीटर दे दिया है, 10.8 केजी पर मीटर स्क्वायर दे दिया, 10.8 दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 10.8 होगा। क्यों? क्योंकि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए बी सी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। सी फॉर क्या? कैट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है सर। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? सर हम सोच रहे हैं कि 2-4 सेट जो है, 2-4 सेट हम सर आपका जो टफ पार्ट है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का, जो भी हमसे सर हो पाएगा, जो टफ पार्ट है उसको हम सर साइंस का लेकर आए। अगर आप कहेंगे तो मतलब एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चंस होंगे, जहां पर बेसिक ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा आपको परेशानी होती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम टफ क्वेश्चंस लेकर आए, तो सर आप एक टाइप कीजिए, एक टॉपिक का, एक ही टॉपिक का अगर आप चाहते हैं कि हम टफ क्वेश्चंस लेकर आए तो एक टाइप कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, तो आप सर 2 टाइप कीजिए। हमको लग रहा है कि जो क्वेश्चन टफ है वो अगर हम आपके लिए लेकर आते हैं तो वो आपको ज्यादा किसी खास टॉपिक का, वो टॉपिक भी टफ है, उसके क्वेश्चन सर उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, तो वो टॉपिक खास टफ टॉपिक अगर हम आपका क्लियर कर देते हैं। सर केमिस्ट्री का हम लाए थे 4 सेट, फिजिक्स का भी आप कहिएगा तो 4 सेट हम लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में पिछले सप्ताह 4 रेगुलर सेट लाए हैं, जो उल्टा पुल्टा सेट था। हमको लगता है ज्यादा बेहतर होगा, सारे बच्चों का एक ही रिप्लाई है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं, हम देखते हैं सर क्या कर पाते हैं हम आपके लिए। 1-2 दिन में कुछ करते हैं, 2-4 सेट हम सर लेकर आते हैं। केमिस्ट्री का हम लेकर आए हैं पिछला 4 सेट, पिछला सेट आज 59 नंबर सेट है, 58 हो गया, 55, 56, 54, 58, ये 4 सेट जो खास टॉपिक के केमिस्ट्री के हैं वो हम लेकर आए थे। कहता है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? अब पहले तो सर शुद्धता जो है ना, शुद्धता किससे ज्ञात की जाती है? तो कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आर्किमिडीज, हम सर समझ गए, आपका रिप्लाई हम तक पहुंच चुका है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है, किससे? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। और अगर हम सर बात करें, शुद्धता गलनांक से ज्ञात की जाती है, शुद्धता गलनांक से ज्ञात की जाती है।
ज्ञात की जाती है। किसकी शुद्धता? ठोस की। यहां पर सर ऐड कर लेना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शुद्धता ठोस की जो ज्ञात की जाती है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, या शुद्धता गलनांक से ज्ञात की जाती है। दोनों बातें सही है। शुद्धता जो है सर वो गलनांक से ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है सर? गलनांक से ज्ञात की जाती है। लिखें, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो कहेंगे शुद्धता गलनांक से ज्ञात की जाती है। और किसके सिद्धांत से? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। सर ठोस अगर है तो उसका शुद्धता को हम गलनांक से क्यों ज्ञात करते हैं, ये आपके मन में जानने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि सर अलग अलग पदार्थ का गलनांक एक अलग अलग होता है, जबकि क्वथनांक डिपेंड करता है प्रेशर पर। हम 2 दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। क्वथनांक जो है ये दाब पर निर्भर करता है, लेकिन अलग अलग पदार्थ का गलनांक अलग अलग होगा, ये बात फिक्स है। इसीलिए इसके द्वारा सर हम किसी भी ठोस पदार्थ की शुद्धता को ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना, ठोस पदार्थ की शुद्धता गलनांक बिंदु पर निर्भर करती है। ठोस पदार्थ की शुद्धता किस पर निर्भर करती है? गलनांक बिंदु पर। अगला, ठीक है, कर दिया है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सर देखिए इसमें क्या है कि एक तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड हम सर आपको एक एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बे आ निह पिनाला, बे आ निह पिनाला, बे आ निह पिनाला। जब नीचे से ऊपर जाओगे ना सर तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता, तरंगदैर्घ्य क्या होता? बढ़ता। बाद बाकी घटता। बाद बाकी में सब कुछ आ गया। बाद बाकी में आ गया प्रकीर्णन, विचलन, आवृत्ति, ऊर्जा, ये सब घटता। ध्यान देना, तरंगदैर्घ्य बढ़ता बाद बाकी घटता। लेकिन सर ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, थ्योरी यही है। कुछ भी कहे ना तो कह देना घटता। तो सर ध्यान दीजिएगा, आपको खाली ध्यान में क्या रखना है कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ध्यान देना सर, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सर कोई बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नहीं समझे? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बाद में कुछ पूछेगा तो लाल का सबसे कम। नहीं समझा? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो कहेगा सबसे कम, कहेगा आवृत्ति कहेंगे सबसे कम, ऊर्जा सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम। नहीं समझा? अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो बैगनी का सबसे ज्यादा, कहेगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य कहेंगे सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊर्जा सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको सर लिख लीजिए। हो गया? अब देखिए सर, हम लास्ट में आपसे सर 5 मिनट, जिनको भी हमसे बात करना होगा या कमेंट्स का हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, 5 मिनट सर आप कमेंट्स कीजिएगा, लास्ट में हम 5 मिनट रुक जाएंगे। लेकिन सर पढ़ाई के टाइम डिस्टर्बेंस नहीं। कहते हैं कि क्योंकि सर अभी बच्चों का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सर हमने क्या कहा? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे कम में कौन? बैगनी। तो यहां सोचना नहीं है, आंसर मार देना है बैगनी। एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, हम लोग जान रहे हैं लेकिन लाल बैगनी में कंफ्यूजन आ जाते हैं। आपको क्या करना है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तो सबसे ज्यादा। क्लियर? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम, आवृत्ति सबसे कम, ऊर्जा सबसे कम।
प्रकीर्णन सबसे कम, वैज्ञानिक का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ पूछेगा सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊर्जा सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जे पूछेगा वो सबसे ज्यादा। अगला कहते हैं ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। सर देखिए, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। हम सर कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? आयाम नहीं है, आवृत्ति नहीं है, वेग नहीं है, हर्ट्ज नहीं है। सर देखिए, आयाम ध्वनि तरंग की विशेषता है, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, यह पूछा है। किसी भी तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और वेग तो आप जान ही रहे हैं सर। हर्ट्ज लेकिन क्या है ना सर, यह आवृत्ति का मात्रक है। इस सब क्वेश्चन ना सर वो क्वेश्चन होगा जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज क्या है सर? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यह मात्रक है आवृत्ति का, यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। और ध्वनि तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ध्वनि तरंग 1 सेकंड में कितना दोलन करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। और ध्वनि का जो वेग है वो तो वेग होवे करेगा। लेकिन सर हर्ट्ज तो ध्वनि का मात्रक, ध्वनि से कहीं भी संबंधित नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी फॉर डॉग। अब आते हैं सर हेलोजन पे। सर बड़ा झोल किया है सर। हेलोजन में क्या झोल किया? हेलोजन किसको कहते हैं आपको पता होगा सर। ये 7th ए वर्ग का है। ये जो हेलोजन है सर ये 7th ए वर्ग का है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन है। सर इसमें इस बार क्वेश्चन क्या पूछा? कौन ठोस अवस्था में, कौन द्रव अवस्था में, कौन गैस अवस्था में। इसको सर बनाना कैसे है गौर फरमाइएगा तो हम आपको बता देंगे कि सर आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये तो सबको पता है। अब रही बात इससे ऊपर ठोस की गैस, इससे नीचे ठोस की गैस, इसका डिसीजन कैसे होगा? 2 गैस होता है और 2 ठोस होता है। इसका डिसीजन कैसे लेंगे? सर आपको यह पता है कि आयोडीन जो है, कल से सर हम थोड़ा सा सेटिंग चेंज करेंगे टेस्ट का। जहां जहां हमको लगता है कि यहां फंस जाएगा चलवा, वो सब लेकर आते हैं 3-4 टेस्ट तक, फिर हम उसको मिसलेनियस में कन्वर्ट करेंगे। आयोडीन, आयोडीन सर नमक खाते हैं, किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। आयोडीन जब ठोस अवस्था में होता है, इसका मतलब ये दोनों ठोस अवस्था में होगा, इसका मतलब ये द्रव है, तो इसका मतलब ये गैस होगा। नहीं समझे? इसका हम सेटिंग कर देते हैं सर, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये स्टेटीन है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन है, तो ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, सबको पता है। आयोडीन सर ठोस अवस्था में होता है ना, तब तो हम लोग नमक खाते हैं, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में होगा। तो द्रव ठोस हो ही गया था। क्लोरीन तो गैस, हम लोग भी जानते हैं, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस निकलता है, इसका मतलब ये गैस अवस्था में हो। आंसर हो गया। अब देखिए सर, कहते हैं 7th ए 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस वर्ग को हेलोजन कहते हैं। यह अधातु है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इसकी संयोजकता 1 होती है। अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता पढ़े होंगे सर, अगर आपको एक चीज हम बता देते हैं, जब भी पढ़िएगा 4 गो ग्रुप का पढ़िएगा, वो 1st ए, 2nd ए, 7th ए, 8th ए, बस इतने का पढ़िएगा, इससे ज्यादा का नहीं पढ़िएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल के जानकार होंगे तो आपको पता होगा। इसमें 2 गैस होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में होता है, और 2 गो ठोस होता है, आयोडीन और स्टेटीन। अब सर इसी हिसाब से मार न दीजिए, 3 गो गैस एकदम नहीं होगा, 2 गो गैस एकदम होगा, 3 गो ठोस नहीं होगा। 2 गो गैस है, लेकिन 2 गो गैस है, 1 गो द्रव है और 2 गो ठोस है। बताइए क्या हो जाएगा? 2 गो गैस, 1 तरल और 2 ठोस। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कैसे याद रखना है सर? ब्रोमीन हमेशा द्रव अवस्था में होता है,
नमक हम खाते हैं ठोस अवस्था में, तो ये दोनों ठोस हो जाएगा। क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर से निकलता है तो ऊपर वाला गैस हो जाएगा। तो इसको सर सोच सोच के लिख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है क्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो कहते हैं गैस अवस्था में। कहता है फ्लोरीन किस अवस्था में पाया जाता है, तो कहते हैं गैस अवस्था में। ठीक है, या आयोडीन और स्टेटिन कुछ भी पूछेगा तो कहेंगे गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अगला, देखिए सर, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में सब बच्चे जानते हैं कि नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन होगा, लेकिन सर आपको कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन के साथ साथ आर्गन रहता है, ये भी लोग जानते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन। आप इस पर आंसर ए टिक कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर अगर हम इस क्वेश्चन के लिए हम सर क्वेश्चन आपको ये देने के लिए बात किए थे कि आयु किसमें ज्यादा होगा, आयु नाइट्रोजन के बल्ब में ज्यादा होगा, आर्गन के बल्ब में, अगर आर्गन भरिएगा तो कम होगा। और अगर हम बात करें महंगाई की, ये पूछा है सर आयु के बारे में, तो हो सकता है महंगाई पूछ दे। आयु महंगाई आर्गन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। अगर आपको कह दे कि इंडिकेटर में, जो हम लोग सर इंडिकेटर घर में यूज करते हैं, इंडिकेटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कहेंगे नियॉन गैस। अब कहेगा सोडियम लैंप, जो वेपर लैंप, सोडियम लैंप कहिए या रोड लैंप कहिए, रोड लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर मारिएगा सर सोडियम। इसको जल्दी से लिख लीजिए सर। आयु नाइट्रोजन जब भरेगा तब ज्यादा होगा, आर्गन में कम होगा। महंगाई आर्गन में ज्यादा होता है, नाइट्रोजन में कम होता है। इंडिकेटर में नियॉन गैस भरी होती है, और रोड लैंप में सर सोडियम। इसमें सर कलर भी पूछ देता है, ये हो जाएगा गुलाबी, और ई हो जाएगा सर सोडियम, रोड लैंप में सोडियम है, ये हो जाएगा पीला। ई दोनों में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सर सफेद या पीला, सफेद या पीला। हो गया? हो गया। द नेक्स्ट, अब सर कहता है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम सर एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा, ये जो एरिया आज हम कवर कर रहे हैं, ये एरिया आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन कल से हम आपको टफ क्वेश्चंस जो है, जो टफ पार्ट है फिजिक्स का, वो हम सर 4 सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सर आप गौर फरमाइएगा, एकदम आसान। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो खूब पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली। धातु, ध्यान दीजिएगा सर, हम सर कल से आपके लिए थोड़ा सा टफ करेंगे, लेकिन चिल्लाइएगा नहीं, डिस्कशन का टाइम भी बढ़ेगा। तत्व, क्योंकि आप लोग खुद बोले हैं, तत्व बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो तत्व की अगर बात करो, एकदम दिमाग से, एकदम खूब पूछ रहा है। धातु बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। उपधातु होगा बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अधातु होगा बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। राइट इट डाउन। ठीक है, हम सर कल आपके लिए सेलेक्टेड टफ क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, डिस्कशन का टाइम 10-15 मिनट बढ़ेगा। अब बताइए सर, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और धातु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, उपधातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया? अब फिर जब दर्द होगा तो फिर हमरा नहीं कहना, क्योंकि हम सर मामला टाइट करने वाले हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु, अधातु जब ये कह दिया सर, इसका मतलब 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए की बी की सी, ए की बी की सी फॉर कैट। अगला बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से ई क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एडजस्ट करना होगा। उत्तर बहुत आसान है, ठोस, द्रव और गैस। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो सर हैलोजन में क्या होता है? ये तो लिक्विड स्टेज में ब्रोमीन है, ये ऊपर वाला गैस है,
ये नीचे वाला सॉलिड है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर कहता है क्वथनांक किसका उच्चतम होता है? तो सर ऊपर से नीचे जब आते हैं ना तो कहता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जब जब नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। इसका हिंदी हुआ क्वथनांक बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता। इसको लिख लीजिए सर, ये थोड़ा सा अलग नहीं, बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन है, यहां पर मामला टाइट हो सकता है। क्वथनांक क्या होता? बढ़ता। तो क्वथनांक जब बढ़ता तो सबसे नीचे वाला स्टेटिन हो गया। स्टेटिन ऑप्शन में है क्या? जब स्टेटिन ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता तो इसका मतलब इसका 10 होगा तो इसका 11 होगा, इसका 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका 14 होगा। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? ऊपर से नीचे आने पर अगर बढ़ता सबसे ज्यादा स्टेटिन का होगा। स्टेटिन ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो आयोडीन है क्या? हाँ है। आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। इसको सर लिख लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये आपके लिए। हो गया? नेक्स्ट में चलें। अगला, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता, कहता बेकिंग पाउडर। इस सर बेकिंग पाउडर में सब याद के लिए रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब याद किए हुए। सर आपको ध्यान में यह देना है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। लेकिन सर आप गौर से देखोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एगो मेलिक अम्ल दे दिया, एगो सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, एगो में टार्टरिक अम्ल दे दिया, इसमें भी टार्टरिक है। इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक होगा। इसका मतलब इस फैक्टर से तो हम खट से निकाल लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ए की बी की सी। टार्टरिक अम्ल कभी कभी सर कॉमन सेंस भी अप्लाई कीजिए कि अगर दोनों में टार्टरिक अम्ल है इसका मतलब टार्टरिक अम्ल होबे करेगा। और इसमें हमको देखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ है तो आंसर मार देना सी। खाली बेकिंग पाउडर का सब जगह लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सर इसको प्रॉपरली ध्यान रखना। कभी कभी सर ना, मेरा मानना है पढ़ाई का नाम पढ़ाई नहीं, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे आसान क्वेश्चन जो आप जानते हैं वही गलती करके आते हैं एग्जाम हॉल। इस सर आपको तब एहसास होता है जब आप एग्जाम हॉल से आते हैं। मेरा बस चले तो पढ़ाई का नाम पढ़ाई हटा के सर रिवीजन रख दें एकदम 150%। और जो लोग सर बिहार पुलिस में क्लास कर रहे थे उनके टीचर को, हिस्ट्री वाले टीचर को चेंज कर दिया गया है और आज नए टीचर आ गए। मेरा सर मानना है जिस टीचर से बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको बदल देंगे और नया टीचर लाएंगे। आपकी सेवा में है सर। जो हिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे थे आज उनको चेंज कर दिए हैं हम और एक दूसरे टीचर आए हैं, बच्चा सेटिस्फाई है और अब आपको सर उस प्रॉब्लम उससे हम निकाल लेंगे। जबरदस्ती नहीं, जो आप कहिएगा उसी से पढ़वाएंगे। नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा, चाहे जे हो जाए। मेरा ये रूल है सर, जबरदस्ती किसी भी टीचर से बच्चे को नहीं पढ़वाएंगे, एडजस्ट है मेरा। कहते हैं मैग्नीशियम मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ये मैग्नीशियम मिल्क है सर, इसको हम लैक्सेटिव कहते हैं। और लैक्सेटिव मतलब होता है घुट्टी। इस सर जो घुट्टी होता है ना, ये मल को जो है ढीला करता है। कभी कभी बच्चा सब जो है ना लैक्टोजेन को पचा नहीं पाता, लैक्टिक एसिड को, दूध को, तो उसको घुट्टी पिला देती है मां, और जिसके कारण मल जो है ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद सर निकल जाता है। तो आंसर हो जाएगा घुट्टी। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर होगा घुट्टी, दैट इज लैक्सेटिव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सर? मल को ढीला करता है। और ई लिख लीजिए, घुट्टी क्या करता है? मल को ढीला करता है। एंटीबायोटिक जानिए रहा होगा, दर्द नाशक में क्या यूज करते हैं? एनाल्जेसिक। दर्द नाशक में क्या यूज करते हैं? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। शामक औषधि कुछ खास नहीं है, सेडेटिव्स होता है। एंटीबायोटिक भी कुछ खास नहीं है। अब देखो, मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने होते हैं? सर गर्भ से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एक तो आपको सर मनुष्य या बंदर का पूछ रहा है, दूसरा आपका हाथी का पूछ रहा है, गाय का पूछ रहा है, बाद बाकी इधर किसी का नहीं पूछ रहा है। आप सर अगर बहुत दिल करे तो कुतवा का याद रखो। ये 4 गो गर्भ सर आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। ये पूरा लिस्ट है, लेकिन आप 4 गो को जरूर याद रखना, ये चारों पूछ रहा है। तो सर अब बताइए, ये तो सब मारे होंगे मां के शरीर में, 10 महीना ना मार दिया? आंसर होगा 9 महीना।
मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मामले में लगभग 10 महीने तक होता है। आंसर हो जाएगा 9 महीने। यू विल गेट द आंसर। कल से क्वेश्चन टफ लाएंगे हम। आज हम क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिए हैं, बट कल से क्वेश्चन तब डिस्कशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कल का डिस्कशन जैसे बढ़ा था, डिस्कशन थोड़ा सा बढ़ेगा 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट बढ़ जाएगा। ये सोच लो, एग्री करेगा तो कल से हम सर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अप करेंगे। पुनर्जनन का अर्थ क्या है सर? पुनर्जनन जो होता है वो क्या है? छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का निर्माण। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण पुनर्जनन कहलाता है। पुनर्जनन का डिफिनेशन है कोई हिस्से का प्रतिस्थापन, कलियों का निर्माण नहीं, उपरोक्त सभी विकल्प। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ए की बी की सी, ए की बी की सी। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। कहता है प्रारंभिक पृथ्वी, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है सर, इसको अच्छे से देख लीजिए। और 17 नंबर कहता है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो सर इसमें ना एकदम आसानी से मारना है NH3 + CH4 + H2S। पृथ्वी का जो वातावरण था प्रारंभ में वो इसी से बना था। और प्रारंभ में एक चीज और ध्यान रखना, प्रारंभ में हाइड्रोजन अधिक था और ऑक्सीजन कम था। धीरे धीरे हाइड्रोजन विलुप्त हो गया, इसलिए गर्मी की संख्या, गर्मी बढ़ रही है। अब इहोप क्वेश्चन पूछ देता है, हाइड्रोजन विलुप्त होने के कारण गर्मी बढ़ी है, क्योंकि मॉइस्चर सर H और O मिलके H2O बना ही नहीं पाता, होने के कारण गर्मी बढ़ी है। ये क्वेश्चन एकदम समझो कि 1300 फीट नीचे में जाएगा तब मिलेगा। गर्मी बढ़ी है। प्रारंभ में हाइड्रोजन ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था। हाइड्रोजन विलुप्त होने के कारण सर गर्मी बढ़ी है। कभी कोई क्वेश्चन आता है किसके विलुप्त होने के कारण गर्मी बढ़ी, तो कहेंगे हाइड्रोजन के विलुप्त होने के कारण गर्मी बढ़ी। और सर प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण, ये तो आपको सर याद रखना होगा, और जरूर याद रखिए सर, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग करेगा। अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सर आप गौर से देखिए, प्रारंभ में ऑक्सीजन नहीं था और सब ऑप्शन में ऑक्सीजन दे दिया, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। प्रारंभ में सर ऑक्सीजन नहीं था, एकदम निग्लिजिबल था। अगला समरूप अंग होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ये आंसर मार दिए होंगे, रचना व कार्य दोनों समान होगा। नहीं सर, रचना कैसे समान हो जाएगा? ये समरूप अंग है, ये समरूप अंग है, इसकी रचना दोनों की समान है। इसमें इधर से अंगूठा है, इसमें इधर से अंगूठा है, रचना कैसे समान? रचना तब समान होता जब दोनों सेम हो जाता, इधर अंगूठा और इधर अंगूठा दोनों एक ही तरफ अंगूठा हो जाता तो कहते रचना समान है। इसकी रचना समान नहीं है, क्योंकि सर इसका अंगूठा इस तरफ है, इसका अंगूठा इस तरफ है, लेकिन कार्य समान है। इससे भी खा सकते हैं, इससे भी खा सकते हैं, इससे भी पकड़ सकते हैं, इससे भी पकड़ सकते हैं, इससे भी धो सकते हैं, इससे भी धो सकते हैं। कार्य समान होता है। इसमें लड़का अनाधून मारता है, रचना व कार्य दोनों समान। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। आंसर क्या हो जाएगा सर? कार्य समान होता है, रचना अलग अलग होता है। आंसर बताइए, ए की बी की सी की डी। नेक्स्ट, डीपीटी किस रोग के विरुद्ध कार्य करता है? बताइए क्या होगा आंसर? काली खांसी हो जाएगा। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध कार्य करता है? दैट इज काली खांसी। मार देगा रे, एकरों में झोल है, यहां पर झोल है। रेशम की प्राप्ति किस पौधे से की जाती है? तो रेशम ने मार देना, गड़बड़ हो जाएगा, सहतूत मारना। रेशम की प्राप्ति किस पौधे से की जाती है? तो रेशम नहीं मारेगा, सहतूत मारेगा। कल से 15 मिनट डिस्कशन का टाइम हम बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अप जाएगा, देख लेना अपने हिसाब से। कहता रेशम की प्राप्ति किस पौधे से की जाती है? तो रेशम नहीं मारेगा, लड़का अनाधून रेशम मारता है। आंसर सहतूत से रेशम निकलता है, रेशम से रेशम नहीं निकलता है, एकदम प्रॉपरली ध्यान देगा। एक बार सर डीपीटी हो जाएगा तो काली खांसी हो जाएगा। यहां आओगे तो कार्य समान होता है सर समरूप अंग का। प्रारंभ में पृथ्वी पर वातावरण में क्या था सर? NH3 CH4 और H2S, निग्लिजिबल था ऑक्सीजन। पुनर्जनन, छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का निर्माण। मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास 9 महीना। सर लास्ट टाइम जब आप देखते हो तो दिमाग में छप जाएगा। मैग्नीशियम मिल्क सर घुट्टी लेक्सेटिव है, ये मल को ढीला कर देती है। बेकिंग पाउडर के साथ ध्यान रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक, ऊपर से नीचे आते क्वथनांक बढ़ता है? सबसे अधिक क्वथनांक एस्टेटीन का होगा, ये नहीं है ऑप्शन में, इसलिए आयोडीन होगा आंसर। नेक्स्ट, अधातु सर 5, 6, 7, 8 होता है, तो इसमें 5 है, ये आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लाइफ ज्यादा होता है। हेलोजन में अगर बात करें तो 2 गैस है, 1 द्रव है और 2 ठोस है। ध्वनि तरंगों की विशेषता हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, ये विशेषता नहीं हो सकता। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठोस की शुद्धता गलनांक से, और किससे सर? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ये तो सर हम आपको बतेबे किए क्या होगा, नीचे पानी होगा, नीचे पानी होगा सर। ये सब क्वेश्चन इतना बार ने चला पूछा है ना कि एकदम जरूर से जरूर इसको देख लो, नीचे पानी होगा सर। अब बाकी सर हम आपको न्यूमेरिकल सेक्शन बताए हैं। और सर पढ़िए इतना कि एकदम जान लगा दीजिए, जितना आप लगा पाते हैं सर, मैक्सिमम से मैक्सिमम जान लगाए सर। 5 मिनट हम आपसे बात कर लेंगे, जिनका भी जो पूछना होगा सर पूछ लेंगे, और नहीं तो सर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं सर आप लोग खूब अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हमारा भी योगदान रहेगा सर आपकी जीवन में, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में योगदान दें। ये तो हम सर आपको बता दिए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो जितना दिया हुआ रहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, गुना भाग सोच समझ के कीजिएगा। और यहां पर ध्यान ये रखना है सर कि मास ऑफ द गन जो होगा ना, मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन जो होगा, मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन बराबर मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये माइनस में चला जाएगा सर। मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन माइनस मास ऑफ द बुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। माइनस साइन ये बताता है कि ये पीछे जाएगा। आप सर क्या कीजिएगा, इसका यूनिट और इसका यूनिट को सेम रखिएगा, इसका यूनिट जो रखिएगा वही यूनिट इसका आ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, सबको सेम यूनिट में एसआई में बदलने की भूल ना कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये सर बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम रखिएगा तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। ये अगर एसआई में भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपरली सर यूनिट को कन्वर्ट कीजिएगा, ना तो मीटर पर सेकंड को सर कन्वर्ट करते करते जान निकल जाएगा एग्जाम हॉल। मीटर यहां कहिएगा कि 40 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, आई 3 kg है, इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, मामला टाइट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा क्या करना है, इसको सेम यूनिट में, दोनों द्रव्यमान को सेम यूनिट में, क्योंकि ग्राम ग्राम रहेगा तो कट जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम रहेगा तो कट जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी निकालिएगा वो डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू मीटर पर सेकंड में दिया है तो ये भी मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। नहीं तो कहेगा लड़का ग्राम में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकल जाएगा, किताब में तो गलती है दिल है, तो यहाँ तो गलती है तो वहां गलती है। तो सर आज की कार्रवाई आपकी पूरी होती है। कल हम कोशिश करेंगे सर आपके लिए कुछ अच्छे और क्वेश्चंस लेकर आए, थोड़ा सा टफ लगेगा सर, गाली नहीं दीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो सर और बताइए सर आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सर जब तक हमको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे सर हम ही आपको सेवा दे पाएंगे, हम सर किसी को तो नहीं ला सकते हैं। इतना फास्ट चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे हो नहीं पा रहा है, और कमेंट्स हम सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मामला टाइट है। कल सर लेकिन क्वेश्चन मामला गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा टफ करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा टफ करेंगे सर। जो लेकिन पूछता है उसी की बात करें, जबरदस्ती टफ करके नहीं पढ़ाना आता है हमको, जबरदस्ती पढ़ा दे टफ करके, कहेगा हो कर क्वेश्चन लड़वे नहीं, क्या पढ़ा रहा था अल बल पूछ दिया टल झल, मामला टाइट हो जाएगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इससे पढ़ा जाएगा। बुक सबका सर डिलीवर हो चुका है, आईटीआई का बैच सर बहुत जल्द आने वाला है, मटेरियल पे काम चल रहा है। कुछ कुछ सर जो डुप्लीकेट किताब आया है उसमें एक आध दो चैप्टर में जो है आंसर में गड़बड़ी कर दिया है, ए का बी का सी कर दिया है, एगो गैसियस थ्योरम में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया और डुप्लीकेट छाप दिया है, वहां पर ए बी सी गड़बड़ कर दिया है। क्या कहिएगा सर, बच्चा तो हमरे गाली देगा। इसलिए हम कहेंगे सर कि जो भी लोग बुक बैंक से ही बुक ऑर्डर करें ताकि हम सर आप तक पहुंचा पाएं।
लाल वाली जो किताब है ना, लाल कवर वाली, उसको एकदम न खरीदें। दो तीन चैप्टर उसमें उड़ा दिया है। प्रैक्टिस सेट का डेट बोले थे बताएंगे, हाँ बोले थे बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, क्योंकि सर जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक ऐसे थोड़े दे देंगे कुछ हो के बना लो। सर सेट में डिस्कशन रहेगा, हाँ सेट में डिस्कशन भी रहेगा, फुल डिस्कशन रहेगा, हर क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जगह डिस्कशन नहीं लिखल होगा, ठीक ना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जगह डिस्कशन लिखल नहीं होगा। बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है, सुबह में 9 से 11 और शाम में 2 से 4। सर प्लीज सुनिए ना, बिहार पुलिस की तैयारी ऑफलाइन नहीं करिएगा प्लीज। अरे दुष्ट दानव अपने मन से कोचिंग खोल दें। अंग की नगरी चंपा से आपका प्रणाम। आ रहे दुष्ट कंप्यूटर का, अच्छा देखते हैं। अरे सर इतना सारा हम कैसे कर पाएंगे। भोजपुरी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, हाँ बहुत जल्द सर, कल हम आपको डेट बता देंगे और एक दो दिन में ले भी आएंगे कल के बाद, लेकिन अब ये स्नेक खोजिएगा, आप पूछिएगा नहीं, कल डेट बता देंगे और 2 दिन के बाद आपके पास सेट 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, मार्केट में मिलने लगेगा। आईटीआई का बैच लाइए, बहुत जल्द सर हम आईटीआई का बैच अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन होगा सर। बुक कैसे मिलेगा, बुक सर ऑलरेडी हम लिंक दे चुके हैं सर, वहां पे लिंक लगा हुआ होगा, जिनको बुक लेना होगा एक बार लिंक वहां पे डाल दीजिए। 10th को कब से पढ़ाएंगे, परीक्षा 2 महीना बाकी है, बहुत जल्द सर, एक वो भी 2-4 दिन में हम सर 10th का बैच अनाउंस कर देंगे। रायपुर से दुर्गेश बिहारी का प्रणाम, नमस्कार सर, हैं रायपुर में, नाम बिहारी है। बिहार दरोगा पेड कोर्स में मेरा एसके झा बुक से स्टार्ट कीजिए। सर देखिए जितने भी बुक स्टॉल वाले हैं उनको सर दूसरे तरीके से कन्विंस किया था, वो डायरेक्टे कहता है इसके जाके बुक नहीं पढ़ना है, वो सब नहीं है बढ़िया बुक। क्या कीजिएगा सर, हम लोग से सर नहीं हो पा रहा है, ये माफियागिरी जो है हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। वो कहता है वो बुक ही पढ़ेगा, ओकरा में कुछ है। ग्रुप डी का सेट इसके बाद आएगा सर। सेट प्रैक्टिस बहुत जल्द सर आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। हम देख लिए सर आपका कमेंट्स। बुक बैंक का लिंक दिया, ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी सर, ट्रैकिंग आईडी ऑलरेडी मिल जाएगी आपको सर, सबको जिसको मेल गया होगा मेल चला जाएगा, नहीं तो कल तक मेल मिल जाएगा। अब बुक डिलीवरी में अगर लेट हो रहा होगा तो बिहार के झारखंड लिख दिया होगा, तो इसीलिए लेट हुआ होगा, सबका बुक ऑलरेडी जा चुका है। स्टेट एड्रेस अच्छे से भरिएगा सर, तभी होगा। लव यू, थैंक यू वेरी मच।